हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंसेज। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में एंड मोर प्रिसाइजली एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, रेगुलेशन ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, एंजाइम्स एंड ग्लाइकोलाइसिस के बारे में भी हमने पढ़ा है। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत बार पूछा जाता है, CUET PG में हो गया, गेट एक्सेल में हो गया, बार्क में हो गया, DBT JRF में हो गया। इसमें आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, CSR में भी मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और नोट्स बनाने की भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज से ही नोट्स बनाए हैं। आप इसे रेफर कर सकते हैं, इसी से अपने नोट्स बना सकते हैं। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने प्रेस्कॉट से जो मैटर है वो उठाया हुआ है और S चांद को भी रेफर किया है। आप इन दोनों बुक्स में जाके देख सकते हैं अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो। ठीक है, हमें पता है कि रेस्पिरेशन यानी क्या होता है। रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है। अगर वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हम इसे एरोबिक कहते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसे एनारोबिक कहते हैं। ठीक है, तो एरोबिक और एनारोबिक में जो कॉमन चीज़ है वो है ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि हर रेस्पिरेशन की स्टार्ट ग्लाइकोलाइसिस से ही होती है। लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं पायरुवेट एंड NADH, इनका कैसे काम होता है हम आगे देखेंगे। अगर NADH का रिऑक्सीडेशन NAD प्लस में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हम इसे एरोबिक कहते हैं। NADH जो जनरेट हो रहा है, अगर उसे रिऑक्सीडाइज किया जा रहा है NAD प्लस में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम इसे क्या कहते हैं, एनारोबिक कहते हैं। और वो कौन करवाता है, पायरुवेट करवाता है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो भी रिऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन करवाता है, पायरुवेट करवाता है। ये बहुत ज़्यादा ट्रैप क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें फंस जाते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, ज़्यादातर नाइट्रेट है, सल्फेट है और CO2 है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम उसका एक देखने वाले वो है NO3। ये आपको बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो NO3 है इसे यूज़ कौन करता है, ज़्यादातर सॉइल माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। सॉइल माइक्रोब्स भी कब यूज़ करते हैं, जब एनर्जिक कंडीशंस होते हैं तब, यानी कि जब सॉइल में ऑक्सीजन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मिडल ऑफ द सॉइल, या जो बहुत गहरा सॉइल होता है ना, वहाँ पे एनर्जिक कंडीशंस होते हैं। जहाँ पे वाटर की बहुत स्केर्सिटी है वहाँ पे एनर्जिक कंडीशंस होते हैं। वहाँ पे ये सॉइल माइक्रोब्स क्या करते हैं, NO3 का यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इसकी वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है एग्रीकल्चर का वो कम होता है। जो फार्मर्स है उन्हें क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो NO3 और कहाँ पे मिलता है, NO3 मिलता है सीवेज ट्रीटमेंट, NO3 का यूज़ माइक्रोब्स कहाँ पे करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी करते हैं। यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी NO3 मिलता है हमें। और जो वहाँ के जो माइक्रोब्स है, वहाँ का जो फ्लोरा है वो क्या करता है, उसे डिक्रीज करता है, उस NO3 को यूज़ करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो हेल्प करता है सीवेज ट्रीटमेंट में। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो NO3 यूज़ करने वाले बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, NO3 को लिंक करते हैं विथ अदर साइकिल, जैसे हो गए नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। इन सारे साइकिल्स वो क्या करते हैं, वो NO3 कंज्यूमिंग बैक्टीरिया लिंक करते हैं। ठीक है, उसका हम सबसे बड़ा एग्जांपल देखने वाले एनारोबिक रेस्पिरेशन का इन बैक्टीरिया वो है पैराकोकस डायनाइट्रिफिकन्स। ये बैक्टीरिया आप जो दिख रहे हैं वो क्या करता है, दोनों करता है। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करता है जब सॉइल में जब क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, और एरोबिकली भी रेस्पिरेशन करवाता है जब सॉइल में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। यानी कि वो क्या करता है, दोनों भी चीज़ें करता है, एरोबिकली भी रेस्पायर करता है और एनारोबिकली भी रेस्पायर करता है। और इसकी जो ETC है वो भी दोनों एरोबिकली एनारोबिकली काम करती है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज़ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच वर्क्स बोथ एरोबिकली एंड एनारोबिकली, तो इसका आंसर क्या आएगा, पैराकोकस डायनाइट्रिफिकन्स। ये आपको सेक्शन B में पूछा जा सकता है, CSIR नेट DBT JRF में पूछा जा सकता है, बाकी के एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो जिसकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है एनारोबिक वाली, वो थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स है देन एरोबिक, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनारोबिक रिडक्शन क्या होता है, NO3 का रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से NO3 क्या होता है, अनअवेलेबल फॉर एसिमिलेशन इनटू सेल। यानी कि ये NO3 बाकी के चीज़ों के लिए सेल को अवेलेबल ही नहीं होता, तो इसका यूज़ हम कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते हैं। इससे अमीनो एसिड फॉर्म नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म नहीं होगा। तो जो NO3 रिड्यूस हो रहा है उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, वो सेल यूज़ नहीं कर सकता। किसका सेल यूज़ नहीं
कर सकता है, पैराकोकस डायनाइट्रिफिकेंस का NO3 वो रिड्यूस तो कर रहा है लेकिन सेल अपने आप को यूज नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, डिसिमिनेटरी नाइट्रेट रिडक्शन भी कहते हैं। ये क्या करता है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, N2 है, जो क्या करता है, रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। तो अब हम इसके जो भी रिएक्शन उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा एंजाइम है नार, यानी कि नाइट्रेट रिडक्टेज। ये आपको कह सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ये जो भी मैंने दिए ना 4, ये आपको कह सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर माइक्रोबायोलॉजी से उन्होंने उठाने का सोचा ही तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है, शायद DBT में ये आ चुका है एक बार, CSR में भी आ सकता है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नार है, पहला हमारा एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज नार। ये पहले तो मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि ये फॉस्फोलिपिड की जो इनर लेयर है उससे बाउंड है। ये क्या करवाता है, रिडक्शन ऑफ NO3 इनटू NO2। आप देख सकते हैं NO3 का रिडक्शन किस में हो रहा है, NO2 में हो रहा है। फिर आता है नाइट्राइट रिडक्टेज, यानी कि निर, नाइट्राइट रिडक्टेज नीर। ये क्या है, पेरिप्लाज्मिक एंजाइम है। आप देख सकते हैं ये पेरिप्लाज्म में मिलता है। ये क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ NO2 इनटू NO। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, नाइट्राइट का रिडक्शन किस में हो रहा है, नाइट्रेट ऑक्साइड में हो रहा है, यानी कि NO2 का कन्वर्जन किस में हो रहा है, NO में हो रहा है। अभी उसके बाद आता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड रिडक्टेज नॉर। नाइट्रिक ऑक्साइड रिडक्टेज नाम में भूलना नहीं, वापस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। किसको बाउंड होता है, साइटोक्रोम को बाउंड होता है। आप देख सकते हैं कि ये नॉर है। कहाँ पे मिल रहा है आपको, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड है और किससे बाउंड होता है, साइटोक्रोम से बाउंड होता है। ये क्या करता है, फॉर्म्स NO2, यानी कि जो ये NO हुआ है उसका कन्वर्जन किस में करवाता है, NO में करवाता है वापस, ये फाइनल में, ठीक है। फॉर्म्स N2 फ्रॉम NO, यानी कि NO का कन्वर्जन किस में करवाएगा, N2O में करवाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये NO किससे फॉर्म हो रहा है, 2NO से, और क्या फॉर्म कर रहा है, N2O, ठीक है। N2O का कन्वर्जन NO का कन्वर्जन N2O में करवा रहा है। उसके बाद आता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड रिडक्टेज, क्या आता है, NOS। हमारा लास्ट ही वापस क्या है, पेरिप्लाज्मिक एंजाइम है, फॉर्म्स N2 फ्रॉम N2। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताने का हो गया तो कैसे हो सकता है कि कन्वर्जन ऑब्वियसली NO3 का कन्वर्जन कौन करवाता है, NO2 में पहले आएगा हमारा नार के बाद NO2 का कन्वर्जन अब किस में हो रहा है, NO में हो रहा है। ये कौन करवा रहा है, नीर करवा रहा है। NO का कन्वर्जन किस में हो रहा है, N2O में हो रहा है। ये कौन करवा रहा है, हमारा वापस नॉर करवा रहा है, ठीक है। और ये जो N2O है उसका कन्वर्जन N2 में कौन करवा रहा है, हमारा नॉस करवा रहा है। तो ये एंजाइम्स आपको नहीं भूलना है, आपको शायद इनका लोकेशन भी पूछा जाए। अगर वो कंफ्यूज और करना चाहते हैं तो कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा पेरिप्लाज्मिक है, कौन सा कहाँ पे मिलता है, आपको पूछा जा सकता है। अगर ये तो हो गया एनारोबिक की बात, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जो पैराकोकस है वो क्या करवाता है, नाइट्रेट रिडक्टेज को रिप्रेस करवाता है, यानी कि ये रिप्रेस हो जाएगा और एनारोबिकली क्या हो जाएगा, वो साइकिल फॉर्म होना स्टार्ट करेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट प्रोड्यूस एज मच ATP, हमें पता है, क्योंकि जो अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो NO3 है उसके पास क्या है, लेस पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है O2। मतलब O2 में हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो किस में होता है, O2 में होता है। उतनी एनर्जी NO3 में नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में उतनी ATP फॉर्म नहीं होती है। तो एनर्जी जो यील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिडक्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको सीधी लाइन आपको आ सकती है एंजाइम्स में कि जो एनर्जी यील्ड हो रही है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिडक्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, कम डिफरेंस होगा तो एनर्जी यील्ड भी कम ही होगी। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब हम क्या देखेंगे, फेट्स ऑफ पायरुवेट, यानी कि एनारोबिक में कैसे फॉर्म होता है, एरोबिक में कैसे फॉर्म होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में हो गया ग्लाइकोलाइसिस से। ये क्या है, सब में सेम है, यानी कि जितने भी लिविंग फॉर्म्स है इस पूरे अर्थ पे, उस पे ये क्या होता है, ये रिएक्शन सेम होती है। इसके बाद अब क्या आता है, अब थोड़े डाइवर्शंस आते हैं। अगर O2 प्रेजेंट है तो 2 एसिटिल CoA में कन्वर्जन होगा। उसके बाद क्या होगा, 4CO2 + H2O फॉर्म होगा।
सबस्ट्रेट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसमें हो रहा है। उसके बाद एनारोबिकली ये दो चीजों में कन्वर्ट हो सकता है, दो चीजों में फॉर्म हो सकता है। एक तो ये क्या करेगा, 2 लैक्टेट फॉर्म करेगा जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम कर रहा है। इसमें सबस्ट्रेट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों भी होता है। अगर इस 2 पायरुवेट का कन्वर्जन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो कन्वर्जन किसमें होगा, 2 इथेनॉल प्लस 2 CO2 में होगा। इसमें सिर्फ सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसमें होता है, इस एसिटिल को फॉर्मेशन में तो होता ही होता है, प्लस 2 लैक्टेट में भी होता है। लेकिन इथेनॉल में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई और मतलब बाहर का नहीं होता है, सबके सब एंडोजेनस होते हैं, यानी कि जितनी भी एनर्जी मिलती है वो सारी सबस्ट्रेट से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई और लेवल का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन ही होगा। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, देख सकते हैं। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट इज सेल्फ कंटेन्ड, यानी कि वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी की हेल्प उसकी जरूरत नहीं है, सेल्फ कंटेन्ड प्रोसेस है। एंड नो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज इन्वॉल्व। आपको ये लाइन भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि आउटसाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है भी या नहीं। तो पहले हम देखेंगे होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन, ठीक है। इसमें होमोलैक्टिक हम सबको पता है कि लैक्टिक फर्मेंटेशन हो रहा है, मतलब लैक्टेट फॉर्म हो रहा है। होमो यानी कि सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड ही फॉर्म हो रहा है, या फिर ज्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 90% लैक्टेट फॉर्म हो रहा है, 10% कोई और एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं। लैक्टेट इज प्रोड्यूस एज ए सोल प्रोडक्ट एंड इज टर्म्ड एज होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन। यह क्या कहाँ पे होता है, स्केलेटल मसल्स में, यानी कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स है वहाँ पे होता है, आरबीसीज में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलाई हो गया, बैसिलाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया। इन सारे बैक्टीरियाज में क्या होता है, होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट को रिड्यूस कौन कर रहा है, NADH रिड्यूस कर रहा है, किस एंजाइम की हेल्प से, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से। और क्या फॉर्म कर रहा है, एल-लैक्टेट फॉर्म कर रहा है, और कौन क्या रिलीज कर रहा है, वो NAD+ रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, कंपाइल हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हमें पता है ये NADH कहाँ से आ रहा है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है ये वहाँ से आ रहा है। और ये NAD+ की जरूरत भी वापस किससे है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की इसको जरूरत है। तो ये हमेशा किससे के साथ कपल्ड होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ कपल्ड होता है। Anaerobic glycolysis results in accumulation of 2 moles of lactate per glucose, मतलब कि क्या होगा, जितना अनारोबिक रेस्पिरेशन होगा उतना ही 2 मोल ऑफ लैक्टेट क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा। कहाँ पे, हमारे स्केलेटन मसल्स में एंड आरबीसीज में। आपको पता है कि हमें क्रैम्प आते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमें क्रैम्प्स आते हैं। क्यों क्रैम्प्स आते हैं, क्योंकि जितना लैक्टेट एक्यूमुलेट होगा उतना ही क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाएगा। और हम तो लैक्टेट में हम क्या कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा विगरस एक्शंस होंगे उतने ज़्यादा लैक्टेट फॉर्म होंगे, उसका क्या होगा, वापस कन्वर्जन किस में होगा, ग्लूकोज में होगा। कौन सी रिएक्शन में, ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। तो लैक्टेट, और एक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, लैक्टेट ये क्या है, ब्लाइंड अलाइज है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैक्टेट इज ब्लाइंड अलाइज और डेड एंड स्ट्रेट, यानी कि एक बार अगर लैक्टेट फॉर्म हो गया, मतलब हम पता है कि डेड एंड मतलब आपको पीछे मुड़ना पड़ता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये रास्ता है और यहाँ पे आके जो दीवार है तो ये हो गया डेड एंड, आपको वापस यहीं से वापस घूमना पड़ेगा, आप इससे दीवार को तोड़ के आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो लैक्टेट एक बार अगर फॉर्म हो गया तो वो भी क्या है, ब्लाइंड अलाइज है या डेड एंड स्ट्रीट है, ठीक है। मतलब क्या, अगर लैक्टेट फॉर्म हो गया तो इसे भी घूम के वापस किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, पायरुवेट में ही फॉर्म होना पड़ेगा, किसी और चीज में ये फॉर्म नहीं होगा। समझ में आई बात आपको, लैक्टेट एक बार जो फॉर्म हो गया तो कन्वर्ट किस में होगा, पायरुवेट में ही होगा, वो भी रिकन्वर्ट होगा, कोई और जगह ये फॉर्म नहीं हो सकता। रिवर्जन कहाँ पे होता है, लिवर में होता है, ठीक है। कीटोपायरुवेट जो फॉर्म हुआ है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का, वो कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जब पहले कहा था, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक क्या है, टेट्रामर है, यानी कि 4 सब यूनिट से बना है और इसके 2 टाइप्स है, या तो स्केलेटल मसल्स में जो होता है वो M4 और जो हार्ट मसल्स में होता है वो H4, यानी कि
लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज टेट्रामर है और इसके 2 आइसोएंजाइम्स है। एक आइसोएंजाइम है M टाइप वाला, दूसरा आइसोएंजाइम है H टाइप वाला। जो M टाइप वाला आइसोएंजाइम वो कहाँ पे मिलता है, स्केलेटन मसल्स में मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, M4 कहते हैं। जो H आइसोएंजाइम हमें पता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का, वो कहाँ पे मिलता है, हार्ट मसल्स में मिलता है और उसे हम क्या कहते हैं, H4 कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या है, H4 के पास लो KM है फॉर पायरुवेट एंड वो स्ट्रांगली इनहिबिट होता है बाय पायरुवेट, यानी कि लो KM यानी कि एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। जिन्होंने भी एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ा है उन्हें पता होगा कि जितना KM कम है उतनी एफिनिटी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि H4 बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पायरुवेट से बाइंड होता है और इनहिबिट भी होगा बाय पायरुवेट, यानी कि एक लिमिट के बाद पायरुवेट का कन्वर्जन लैक्टेट में वो करने नहीं देगा। ये बेटर कहाँ पे अडॉप्ट होता है, ऑब्वियसली एरोबिक ऑर्गन्स में होता है, क्योंकि एरोबिक ऑर्गन्स क्या करेंगे, पायरुवेट का कन्वर्जन लैक्टेट में नहीं होने देंगे, पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटिल कोए में करने को कहेंगे। इसलिए क्या होता है, ये स्ट्रांगली इनहिबिट होता है बाय पायरुवेट। पता चला आपको। M4 क्या है, हाई KM है यानी कि लो एफिनिटी है फॉर पायरुवेट, यानी इनहिबिट नहीं होता है बाय पायरुवेट। क्यों, क्योंकि ये एनारोबिक कंडीशंस के लिए रखा गया है। एनारोबिक कंडीशंस जब होते हैं यानी कि स्केलेटन मसल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस करने की। अगर वहाँ पे पायरुवेट को हमने इनहिबिट नहीं किया, मतलब पायरुवेट अगर उसे इनहिबिट कर रहा है तो ऑब्वियसली काम तो नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, पायरुवेट उसे इनहिबिट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एरोबिक ऑर्गन्स में ही पायरुवेट इसे इनहिबिट करता है। ठीक है, M4 क्या है, कैटालिटिकली मोर एक्टिव है देन H4, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्केलेटन मसल्स का जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का आइसोएंजाइम है वो ज़्यादा एक्टिव है देन H4। ऑब्वियसली हमारे हार्ट मसल्स को इतना ग्लाइकोलाइसिस करने की ज़रूरत नहीं है जितना हमारे स्केलेटन मसल्स को है, क्योंकि उनकी स्केलेटन मसल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो इन्हें जो है वो ATP की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन मतलब इतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है जितना पहुँचने की ज़रूरत है। तो बहुत मतलब एक लिमिट के बाद क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियसली इसे कैटालिटिकली क्या होना पड़ेगा, मोर एक्टिव होना पड़ेगा देन H4। ठीक है, और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो इनहिबिट होता है बाय ऑक्सामेट। ऑक्सामेट इसे कम्प्लीटली इनहिबिट करता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो एरिथ्रोसाइट में फॉर्म हुआ है वो क्या करता है, लैक्टेट जो फॉर्म होता है वो क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ये क्या करेगा, एनारोबिकली रेस्पायर करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आगे के क्रेब्स साइकिल और ETC फॉर्म नहीं होंगे। ये क्या होगा, कैनॉट ऑक्सिडाइज पायरुवेट टू CO2 acetyl CoA. Lactate formed by erythrocyte muscle cells are carried to liver and converted to glucose during gluconeogenesis. Gluconeogenesis ही इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरी साइकिल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरी साइकिल। कोरी साइकिल किससे नाम मिला है उन्हें, कार्ल्स एंड ग्रेट कोरी, ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा कि जो स्केलेटन मसल्स में ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है वो ग्लाइकोलाइसिस करके क्या फॉर्म करता है, 2 पायरुवेट फॉर्म करता है। इस 2 पायरुवेट का कन्वर्जन किस में हो रहा है, 2 लैक्टेट में हो रहा है बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। कौन सा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, M4 वाला लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज क्या कर रहा है, 2 पायरेट का कन्वर्जन 2 लैक्टेट में कर रहा है। अब ये 2 लैक्टेट कहाँ पे जा रहा है, लीवर में जा रहा है। लीवर में इसका कन्वर्जन वापस किस में हो रहा है, 2 पायरुवेट में हो रहा है, और 2 पायरुवेट अगेन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में हो रहा है बाय प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्केलेटन मसल्स और लीवर क्या करते हैं, लिंक करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को और ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो ये 2 प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, कोरी साइकिल कहते हैं। तो ये साइकिल में होता रहता है हमेशा, यानी कि हमारे जो स्केलेटन मसल्स है, अगर आप बहुत विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्या होता है एक लिमिट के बाद हमारे मसल्स में या हमारे स्केलेटन मसल्स में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उतना नहीं मिलता है। और हमें पता है कि ऑक्सीजनेटेड टीसी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है हमें, मतलब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो या ये हो, ATP कम फॉर्म होते हैं लेकिन बहुत जल्दी फॉर्म होते हैं। तो उस वक्त हमारी बॉडी क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ स्विच करती है, और जितना भी लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ है ये क्या करेगा,
लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ है वो क्रैम्प फॉर्म करेगा हमारी पूरी बॉडी में। तो इस लैक्टेट का कन्वर्जन किस में होना चाहिए, पायरूवेट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस लैक्टेट का कन्वर्जन पायरूवेट में कहाँ पे होगा, हमारे लीवर में होगा। लीवर में इस 2 पायरूवेट को वापस कन्वर्ट किस में करेगा, ग्लूकोज में करेगा, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरी साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट वो बताना मैं भूल गई, सॉरी। ग्लाइकोलाइसिस नो नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, यानी कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन है वो वैसा का वैसा ही रहता है। C2H2O रेशियो क्या है, 1:2:1, ये कांस्टेंट रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। ईस्ट में हो गया, अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म में हो गया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस नहीं होता है, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करना पड़ता है। वो क्या है, 2 एंजाइमेटिक रिएक्शंस का क्या कह सकते हैं, 2 एंजाइमेटिक रिएक्शंस में होता है। वो क्या करता है, पायरूवेट का कन्वर्जन अल्कोहल में करता है। तो जो पहली स्टेप है वहाँ पे क्या होता है, पायरूवेट, हम सबको पता है पायरूवेट 3 कार्बन का है, उसमें H+ एक ऐड होता है। और कौन सा एंजाइम होता है, पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज ये कह सकते हैं कि इरिवर्सिबली कन्वर्ट करता है एसिटाल्डिहाइड में प्लस CO2 में। तो यहाँ पे कार्बन रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक H+ ऐड हो रहा है, लेकिन एक कार्बन रिलीज हो रहा है, किसमें कन्वर्ट करता है, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो कोएंजाइम यूज हुआ है TPP, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, ये क्या करता है, ट्रांजिएंट कैरियर ऑफ एसिटाल्डिहाइड, यानी कि ये रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे फॉर्म होता है। ये मैंने आपको एक लाइन में पता है, लेकिन कैसे फॉर्म होता है। इस TPP क्या करता है, इस TPP ट्रांजिएंट कैरियर ऑफ एसिटाल्डिहाइड होता है, और कार्बोनिल ग्रुप जो होता है किसका, पायरूवेट का, ये लॉस्ट होता है। इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है ये लूज होता है एज CO2। क्या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CO2 जो रिलीज हो रहा है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो ये जो CO है, जो कार्बोनिल ग्रुप है पायरूवेट का, वो रिलीज हो रहा है। और ये जो एसिटाल्डिहाइड आके बाइंड हो रहा है, वो एसिटाल्डिहाइड कहाँ से आ रहा है, TPP के पास आ रहा है। वो क्या काम करता है, एज अ ट्रांजिएंट कैरियर ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एज अ ट्रांजिएंट कैरियर ऑफ एसिटाल्डिहाइड काम करता है। आप अब रिएक्शन देख सकते हैं, पायरूवेट प्लस H2O प्लस TPPE, ये क्या करता है, किसमें फॉर्म करता है, अल्फा हाइड्रोक्सी इथिल TPPE की तरफ फॉर्म करता है, और क्या रिलीज करता है, HCO3। ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी इथिल TPP ये क्या है, अनस्टेबल है, और इसका जो हाइड्रोक्सिल इथिल ग्रुप है वो डिसोशिएट करता है किसमें, एसिटाल्डिहाइड में और कोएंजाइम में। तो हमें क्या मिलता है, एसिटाल्डिहाइड एंड कोएंजाइम हमें वापस मिल जाता है। तो आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये आपको प्रेस्कॉट में मिलेगा। फिर हमारा जो सेकेंड एंड फाइनल स्टेप है वहाँ पे क्या होगा, ये जो CH3COH है जो फॉर्म हुआ था हमारा पायरूवेट, NADH जो फॉर्म हो रहा है, सॉरी एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पे H में देखा नहीं, एसिटाल्डिहाइड NADH प्लस H+, कौन सी एंजाइम में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, CH3CH2OH में कन्वर्ट होगा, यानी कि हमारे अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और NAD प्लस वापस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये वापस कहाँ पे जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, और जो भी रिएक्शन फॉर्म होनी थी वो फॉर्म होगी, ग्लाइकोलाइसिस अब नहीं रुकेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं पाश्चर इफेक्ट और वार्बर इफेक्ट, ये जो आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में कि पाश्चर इफेक्ट क्या है और वार्बर्ग इफेक्ट क्या है। पाश्चर इफेक्ट क्या होता है, ये ज़्यादा ईस्ट में मिलता है। हमें पता है कि ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज का एनारोबिकली कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है देन एरोबिकली। मतलब अगर आप ईस्ट को 2 कंडीशंस में डाल दो, एक तो एरोबिकली या आप एनारोबिकली में डाल सकते हो, तो आप देखोगे कि एनारोबिकली में ये सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, ग्लूकोज का कंजप्शन कर रहा है। एरोबिकली में इतना कंजप्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि एरोबिकली से एक ग्लूकोज से 32 ATPs मिल रहे हैं, लेकिन एरोबिकली से एक ग्लूकोज से कितने मिल रहे हैं, 2 ATPs मिल रहे हैं। तो इसे अगर उन्हें क्या करना है, 2 ATPs और 3 ATPs के बीच में उन्हें क्या करना है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो ऑब्वियसली इसमें अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं कि 16 टाइम्स ग्लूकोज का कंजप्शन उन्होंने ज़्यादा कर लिया तो उन्हें 32 ATPs मिलेंगे।
अगर वो एक बार एरोबिकली कर रहा है तो 16 टाइम्स उन्हें एनारोबिकली करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, 32 एटीपीज फॉर्म होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल इफेक्ट कहते हैं। तो पार्शियल इफेक्ट क्या कह रहे हैं कि yeast consumes more glucose anaerobically than aerobically। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। वॉर्बर इफेक्ट में क्या कहा गया है कि कैंसर सेल्स जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीज ग्लूकोज ऑफ अपटेक, मतलब ज़्यादा ग्लूकोज अपटेक करते हैं और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2 भी। मतलब अगर O2 है बॉडी में मगर फिर भी वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे, क्योंकि क्या होता है, ATP बहुत ज़्यादा मिलता है। ATP बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत कम वक्त में मिलता है, लेस टाइम में उन्हें ATP मिल रहा है, इसलिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, जबकि उनके पास फंक्शनिंग माइटोकॉन्ड्रिया भी है और O2 का प्रेजेंस भी है। इसलिए इंक्रीज्ड एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस यूनिकली ऑब्जर्व्ड इन कैंसरस सेल, यानी कि उनका जो भी ग्लाइकोलाइसिस पे जो उनका डिपेंडेंस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको कहाँ पे मिलेगा, बैक्टीरियाज में मिलेगा। कौन सी क्लास में मिलेगा, कौन सी स्पीशीज में मिलेगा, एंटेरोबैक्टीरियासी जो जीनियस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे मेटाबोलाइज पायरुवेट इनटू वेरियस प्रोडक्ट। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा था, इसे हम कहते हैं कि हेटेरोलैक्टिक भी कहते हैं। ठीक है, मिक्स एसिड फर्मेंटेशन को हेटेरोलैक्टिक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड्स भी मिलते हैं देन लैक्टिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड भी मिलता है, सक्सिनिक एसिड भी मिलता है, फॉर्मिक एसिड भी मिलता है विद द हेल्प ऑफ, मतलब लैक्टिक एसिड के साथ साथ एसिटिक एसिड भी मिलता है, सक्सिनिक एसिड भी मिलता है और फॉर्मिक एसिड भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम उठाई है जो मैंने प्रेस कार्ड से लिया, आपको प्रेस कार्ड में मिल जाएगी। पायरुवेट एसिड और उसके ऑर्गेनिजम्स भी है और उसका फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्ट भी है। आपको पार्ट बी में पूछा जा सकता है इन CSIR नेट, और या आपको DBT JRF में भी पूछा जा सकता है, या आपको ICMR में भी पूछा जा सकता है, गेट एक्सेल में भी पूछा जा सकता है इन माइक्रोबायोलॉजी, और आपको CUET PG में भी पूछा जा सकता है। तो इसे आप ज़रूर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको लिख भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पायरुविक एसिड कौन सा ऑर्गेनिज्म है, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलाई, बैसिलस, इसमें कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड में करवाते हैं। साइक्रोमाइसिस ईस्ट किस में करवाता है, इथेनॉल और CO2 में करवाता है। प्रोपेनियोबैक्टीरियम किस में कन्वर्ट करवाता है, प्रोपेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, CO2 H2 में करता है। क्लोस्ट्रिडियम किस में करवाता है, ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूथेनॉल, एसीटोन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, CO2 में करवाता है। इशरेशन साल्मोनेला किस में करवाता है, पायरुविक एसिड कन्वर्जन, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एसिटिक एसिड, CO2 H2। उसके बाद एंटेरोबैक्टर किस में करवाता है, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटेनॉल, एसिटेशन, CO2H+ इसमें भी करवाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आप बेसिक भी अगर याद रख लो तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अदर देन ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज नहीं है तो क्या यूज़ किया जा सकता है, तो इसे किसने डिस्कवर किया था, इसने स्टिकलैंड ने डिस्कवर किया था। तो इसे बहुत फेमस स्टिकलैंड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, 1 अमाइनो एसिड ऑक्सीडाइज होता है और सेकेंड अमाइनो एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। अगर बैक्टीरिया के पास फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है ही नहीं तो वो क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स का यूज़ करेंगे, जिसमें एक अमाइनो एसिड ऑक्सीडाइज होता है, एनर्जी देता है, और सेकेंड अमाइनो एसिड का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करके उससे क्या करता है, ATP फॉर्मेशन करता है। तो सबसे ज़्यादा क्लोस्ट्रिडियम में मिलता है, क्लोस्ट्रिडियम में जो जीनस है उसमें मिलता है, फॉर एग्जाम्पल क्लोस्ट्रिडियम स्पोरोजिनेज एंड क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum। ठीक है, और एक पॉइंट जो मैं आगे लिखना एक्चुअली भूल गई थी तो मैं यहाँ पे लिख लिया है, फर्मेंटिंग माइक्रोब्स को भी क्या होता है, PMF की जरूरत पड़ती है, यानी कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स की जरूरत पड़ती है टू डू वर्क, यानी कि काम करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। तो PMF जनरेट विदाउट ETC दे यूज ATP सिंथेटेज इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि जितने भी अनएरोबिक बैक्टीरिया है उनमें ATP सिंथेटेज इन रिवर्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा ये आज का वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।